नमस्ते छात्र, रश्मि की कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज चर्चा होगी कक्षा 11 जीव विज्ञान, अध्याय 6 फूलों के पौधों की शारीरिक रचना। The tissues. एक ऊतक कोशिकाओं का एक संग्रह है जो एक सामान्य उत्पत्ति और कार्य साझा करता है। एक पौधा विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बना होता है। मेरिस्टेमेटिक और स्थायी ऊतक दो प्रकार के ऊतक हैं। यह कोशिकाओं को विभाजित करने की क्षमता को प्रभावित करने पर स्थापित है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक कोशिकाएं विभाजित हो सकती हैं, जबकि स्थायी ऊतक कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होती हैं। एक ऊतक कोशिकाओं का एक संग्रह है जो एक सामान्य उत्पत्ति और कार्य साझा करता है। एक पौधा विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बना होता है। मेरिस्टेमेटिक और स्थायी ऊतक दो प्रकार के ऊतक हैं। यह कोशिकाओं को विभाजित करने की क्षमता को प्रभावित करने पर स्थापित है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक कोशिकाएं विभाजित हो सकती हैं, जबकि स्थायी ऊतक कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होती हैं। 1. Meristematic tissues. पौधे की वृद्धि मुख्य रूप से मेरिस्टेम तक सीमित है, जो तेजी से कोशिका विभाजन के विशेष क्षेत्र हैं। मेरिस्टेम विभिन्न आकारों और आकारों में आते हैं। मेरिस्टेम को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक और माध्यमिक। Primary meristem. प्राथमिक मेरिस्टेम प्राथमिक पौधे के शरीर का निर्माण करते हैं और एक पौधे के जीवन में जल्दी मौजूद होते हैं। प्राथमिक मेरिस्टेम दो प्रकार के होते हैं, एपिकल और इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। A. Apical meristem. एपिकल मेरिस्टेम एक प्रकार का मेरिस्टेम है जो शूट और रूट के सुझावों पर पाया जाता है। वे प्राथमिक ऊतकों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के दो रूप हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम, यह मेरिस्टेम रूट टिप्स पर पाया जाता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट के सिरे पर स्थित है। पत्ती के गठन और स्टेम बढ़ाव के दौरान, शाखा के शीर्ष पर शूट एपिकल मेरिस्टेम में शेष कुछ कोशिकाओं ने एक सेलरी कलियों का गठन किया। ये शाखाएं पत्ती के अक्षों में स्थित होती हैं और शाखाएं या फूल बना सकती हैं। Fig. 1 Apical meristem of root. Fig. 1 Apical meristem of root and shoot. B. Intercalary meristem. इंटरकैलरी मेरिस्टेम परिपक्व ऊतकों के बीच मौजूद मेरिस्टेम को संदर्भित करता है। वे घास के मैदानों में पाए जा सकते हैं। उनका काम उन वर्गों को पुनर्जीवित करना है जो शाकाहारी चराने से मारे गए हैं। 2. Secondary meristem. द्वितीयक या पार्श्व मेरिस्टेम वे हैं जो पौधों की जड़ों और अंकुरों के विभेदित वर्गों में पाए जाते हैं। वे स्टेम की परिधि को चौड़ा करते हैं और ज्यादातर मामलों में एक लकड़ी की धुरी को जन्म देते हैं। वे प्राथमिक मेरिस्टेम के गठन के बाद दिखाई देते हैं। पार्श्व मेरिस्टेम में फेसिकुलर संवहनी कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम शामिल हैं। द्वितीयक मेरिस्टेम द्वितीयक ऊतकों का उत्पादन करता है। Fig. 3 Lateral meristems. 2 permanent tissues. स्थायी ऊतक कोशिकाएं होती हैं जो मेरिस्टेम से विभेदित होती हैं और संरचना और कार्य में विशिष्ट होती हैं, लेकिन आगे विभाजित नहीं होती हैं। सरल ऊतक कोशिकाओं से बने स्थायी ऊतक होते हैं
जो रूप और कार्य में समान होते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने एक स्थायी ऊतक को एक जटिल ऊतक कहा जाता है। I simple permanent tissue. A. Parenchyma. सरल ऊतक का प्रमुख प्रकार पैरेन्काइमा ऊतक है। पैरेन्काइमा आइसोडियामेट्रिक कोशिकाओं से बना है। वे अपने कार्य के आधार पर विभिन्न आकारों में आते हैं। उनके पास सेल्यूलोज आधारित पतली दीवारें हैं। उनके पास सीमित अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान हैं और आमतौर पर बारीकी से पैक किए जाते हैं। पैरेन्काइमा कोशिकाओं को प्रकाश संश्लेषण, भंडारण और स्राव जैसी विविध भूमिकाएं करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। Fig. Point 4 Classification of different types of plant tissues. B. Parenchyma. डाइकोटाइलडोनस पौधों में कोलेनकाइमा एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस परत में पाया जाता है। इसमें कोशिकाएं होती हैं जो सेल्यूलोज, हेमिकेलुलोज और पेक्टिन के जमाव के कारण कोनों पर काफी मोटी हो जाती हैं। कोलेनचिमा कोशिकाएं विभिन्न आकारों और आकारों में आती हैं और उनमें अक्सर क्लोरोप्लास्ट होता है। भोजन को क्लोरोप्लास्ट के साथ कोलेनकाइमा कोशिकाओं में आत्मसात किया जाता है और कोई अंतरकोशिकीय अंतराल नहीं होते हैं। वे पौधे के बढ़ते हिस्सों के लिए यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। वे भाग को बिना टूटे झुकने की क्षमता देते हैं। वे एक पौधे के किशोर वर्गों में पाए जा सकते हैं, जैसे कि एक पत्ती का तना और पेटियोल, डायकोट जड़ी बूटी में। मजूमदार ने कोलेनचिमा को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। Lamellar/plate Parenchyma. कोलेनचिमा कोशिकाओं को लैमेलर पैटर्न में वर्गीकृत किया गया। सेल की स्पर्शरेखीय दीवारें मोटी हो गई हैं। इस तरह के जमाव के कारण कोशिका एक लैमेलर या प्लेट संरचना जैसा दिखता है। उदाहरण के लिए राफानस, Angular Parenchyma. यह कोलेनचिमा बड़ी मात्रा में बनता है। इस ऊतक की कोशिकाएं कोणीय होती हैं। सेल के कोनों पर पेक्टिन जमाव, उदाहरण के लिए धतूरा, कुकुरबिटा आदि। Lacunar Parenchyma. इन कोशिकाओं के बीच बड़े अंतरकोशिकीय अंतराल होते हैं। इंट्रासेल्यूलर अंतरिक्ष की दीवारों पर पेक्टिन जमाव। कोलेनचिमा के अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान मोटे हो गए। उदाहरण के लिए सूरजमुखी के तने। C. Sclerenchyma. मेटेनियस स्क्लेरेनकाइमा नाम के साथ आया था। स्क्लेरेनकाइमा सबसे महत्वपूर्ण यांत्रिक ऊतक है। ये कोशिकाएं लंबी, पतली होती हैं और मोटी दीवारें होती हैं। वे भी बेजान हैं। उनकी कोशिकाओं में एक मोटी और लिग्निफाइड सेल दीवार होती है। कठोर दीवार पर लिग्निन के जमाव से विभिन्न प्रकार के गड्ढे दिखाई देते हैं। Types of Sclerenchyma tissues. स्क्लेरेनकाइमा ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, स्क्लेरिड्स और स्क्लेरेनकाइमाटस फाइबर। 1. Sclerids. इन कोशिकाओं में एक छोटा, मोटी दीवार वाला इंटीरियर और नुकीला सिरा होता है। स्क्लेरिड्स में एक आइसोडियामेट्रिक या असमान आकार होता है और उनकी कोशिकाओं में अधिक गड्ढे और बहुत संकीर्ण लुमेन होता है। उनके गड्ढे का लुमेन, गड्ढा गुहा, शाखाओं में है। स्क्लेरिड्स को उनके आकार के आधार पर मशाल द्वारा वर्गीकृत किया गया था। Stone cells or brachysclerids or grid cells.
इन कोशिकाओं का रूप गोलाकार या अंडाकार होता है। वे ड्रूप फलों के एंडोकार्प में मौजूद होते हैं, जिससे एंडोकार्प कठोर हो जाता है। वे नारियल, आम, बादाम, अखरोट और अन्य फलों और नट्स के एंडोकार्प में पाए जा सकते हैं। नाशपाती के मांसल, खाद्य खंड में ब्रैकिस्क्लेरिड्स भी पाए जा सकते हैं। स्क्लेरिड्स नाशपाती फल की किरकिरा बनावट के लिए जिम्मेदार हैं। Macrosclerids or rod cells or Malpighi cells. वे छोटे, रोड के आकार की कोशिकाएं हैं। वे बीज कोट में पाए जा सकते हैं। वे फलियां पौधों के बीज कोट में पाए जाते हैं। उनकी उपस्थिति के परिणामस्वरूप बीज कोट कठोर हो जाता है। कमल के बीज के कोटिंग्स सबसे कठिन, पथरीले होते हैं। फलीदार पौधों में फ्रेंच बीन का बीज कोट सबसे कठिन है। वे फलीदार बीजों को निष्क्रिय रहने में मदद करते हैं। Osteosclerids. ओस्टियोस्क्लेरिड्स, जिन्हें प्रोपसेल के रूप में भी जाना जाता है, वे कोशिकाएं हैं जो स्तंभों से मिलती जुलती हैं। इन कोशिकाओं के छोर एक बोनी संरचना बनाने के लिए विस्तारित होते हैं। ये कोशिकाएं हाकिया और उस्मांथस की पत्तियों में पाई जा सकती हैं। Asterosclerids. ये तारे के आकार की कोशिकाएं तैरती पत्तियों में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, विक्टोरिया, कमल आदि की पत्तियों में। Trichocelerids. ट्राइकोसेलेरिड्स को आमतौर पर आंतरिक बाल के रूप में जाना जाता है। वे विभाजित, रीढ़ जैसी कोशिकाएं हैं, जो तैरने वाली पत्तियों में पाई जाती हैं। विक्टोरिया, नेलुम्बो और निम्फिया इसके उदाहरण हैं। 2 Sclerenchymatous fibers. स्क्लेरेनकाइमाटस फाइबर को उनकी संरचना के आधार पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो लिब्रिफॉर्म फाइबर और फाइबर ट्रेकिड्स हैं। Libriform fibers. ये बहुत मोटे लंबे फाइबर होते हैं। उनके पास सरल छिद्र हैं। ये फाइबर फ्लोएम, जाइलम, पेरिसाइकिल और हाइपोडर्मिस परत में पाए जाते हैं। वे अक्सर फ्लोएम में पाए जाते हैं। Fiber tracheids. अन्य तंतुओं की तुलना में वे बहुत मोटे होते हैं। इन तंतुओं में किनारे के छेद होते हैं, जो केवल जाइलम में पाए जा सकते हैं। स्क्लेरेनकाइमाटस फाइबर को उनकी स्थिति के आधार पर 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जो सतह फाइबर, जाइलरी या लकड़ी के फाइबर और बास्ट फाइबर हैं। Surface fibers. इसे फिलिंग फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। वे पौधों के शरीर की बाहरी सतह पर पाए जा सकते हैं। कपास फाइबर सेल्यूलोज आधारित होते हैं और लिग्नाइज्ड नहीं होते हैं। इसलिए कपास फाइबर वास्तविक फाइबर नहीं है। कपास में 2 प्रकार के फाइबर होते हैं। लंबे किस्में को लिन कहा जाता है, जबकि छोटे फाइबर को फ्यूज कहा जाता है। फ्यूज भरने वाला फाइबर है। नारियल कॉयर एक अन्य प्रकार का सतह फाइबर है। वे मेसोकार्पो से बने होते हैं। यह असली फाइबर से बना होता है। Xylary or wood fibers. जाइलरी फाइबर, जिसे अक्सर लकड़ी के फाइबर के रूप में जाना जाता है, कठोर फाइबर होते हैं। वे लचीलेपन की कमी का परिणाम हैं। उन्हें इस तरह से क्रोकेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए वे उपयोगी नहीं होंगे। वे जाइलम में रहते हैं। उदाहरण के लिए, मुंज फाइबर। Bast fibers.
वाणिज्यिक फाइबर उनका दूसरा नाम है। उन्हें बुना जा सकता है और लचीला है। इन तंतुओं को बनाने के लिए प्लांट फ्लोएम और पेरीसाइक्लिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। फाइलम कोरकोरस एसपीपी से सबसे अच्छा फाइबर पैदा करता है। जूर और क्रोटालेरिया जुन्सिया, सन गांजा। पेरीसाइकिल वह जगह है जहां गांजा, कैनबिस सैटिवा और फ्लेक्स, लिनम यूसिटाटिसिमम को उनके नीम फाइबर मिलते हैं। बास्ट फाइबर का उच्च मौद्रिक मूल्य होता है। Too complex permanent tissue. एक जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार के सेल प्रकारों से बना होता है। यह कोशिकाओं का एक विविध संग्रह है। गैमेटोफाइट्स में कोई जटिल ऊतक नहीं होता है। दो प्रकार के जटिल ऊतक मौजूद हैं, जाइलम और फ्लोएम। A. Xylem. नगेली ने ही जाइलम शब्द का आविष्कार किया था। पानी और पोषक तत्वों को व्यक्त करने के अलावा जाइलम पौधे को यांत्रिक सहायता देता है। जाइलम को विकास के आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम में विभाजित किया जाता है। प्रोकैम्बियम प्राथमिक जाइलम का स्रोत है। प्राथमिक जाइलम पैरेन्काइमा अंतर नहीं करता है और कोई मज्जा किरणें नहीं है। द्वितीयक जाइलम द्वितीयक विकास के परिणामस्वरूप विकसित होता है। ट्रेकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर जाइलम के घटक हैं। Itrachides. ट्रेकिड्स टेपरिंग सिरों के साथ लंबी कोशिकाएं हैं और उनका लुमेन फाइबर की तुलना में बड़ा है। ट्रेकिड्स लंबी पंक्तियों का उत्पादन करते हैं जब वे सिरों पर एकजुट होते हैं। ये पंक्तियां जड़ों से तने के माध्यम से पत्तियों तक चलती हैं। किसी भी दो ट्रेकिड्स को एक अनुप्रस्थ सेप्टम द्वारा अलग किया जाता है। इसमें गड्ढे हैं। ट्रेकिड्स लिग्निफाइड और मृत कोशिकाएं हैं। सेल की दीवार पर लिग्निन के जमाव के कारण विभिन्न मोटाई होती है। बॉर्डर वाले गड्ढे ज्यादातर ट्रेकिड्स की दीवारों पर पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधों के ट्रेकिड्स में सबसे अधिक सीमा वाले गड्ढे होते हैं। लिग्निन का जमाव मोटे गाढ़ेपन में सबसे बड़ा होता है। ट्रेकिड्स में लिग्निन मोटा होने के कई रूपों का पता लगाया जा सकता है। प्रोटोक्साइलम में सर्पिल, वलयाकार और रेटिकुलेट लिग्निन मोटा होता है। मेटैक्साइलम में लिग्निन का मोटा मोटा होना होता है। 2 vessels. जाइलम का उन्नत प्रवाहकीय तत्व। वाहिकाओं में ट्रेकिड्स के समान बुनियादी संरचना होती है। वे जाइलम के मृत तत्व भी हैं। जहाजों में ट्रेकिड्स के लुमेन की तुलना में एक बड़ा लुमेन होता है। वेसल्स केवल एंजियोस्पर्म के जाइलम में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म, जैसे एफेड्रा, ग्नेटेल्स और वेलविट सचिया में भी वाहिकाएं होती हैं। कुछ एंजियोस्पर्म में भी वाहिकाओं की कमी होती है, जैसे कि ड्रैकेना, यूका, डाजिनारिया, ड्राइमेनस, विंटेरा, टेट्रासेंट्रन, ट्रोकोडेंड्रोन आदि। अनुप्रस्थ सेप्टम की अनुपस्थिति में जहाज जल संचरण के लिए पाइपलाइन के रूप में कार्य करते हैं। दो कोशिकाओं के बीच अनुप्रस्थ सेप्टम नामक कोई क्षैतिज पृथक्करण नहीं है। यदि हाँ, तो यह छिद्रपूर्ण है। इसलिए जाइलम वाहिकाएं ट्रेकिड्स की तुलना में अधिक प्रभावी हैं। इन जहाजों में आमतौर पर सरल गड्ढे होते हैं। दीवार का मोटा होना ट्रेकिड्स के समान है। अनुप्रस्थ विभाजन की अनुपस्थिति में
जाइलम पोत पानी का संचालन करते समय एक पाइप के रूप में कार्य करता है। 3 xylem fibers. यह जाइलम का एक हिस्सा भी है जो मर चुका है। ट्रेकिड्स और वाहिकाओं को जाइलम फाइबर द्वारा मजबूत किया जाता है। वे द्वितीयक जाइलम में अधिक भरपूर मात्रा में हैं और मुख्य रूप से जहाजों को ताकत प्रदान करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा पानी रेडियल चालन के लिए जिम्मेदार है। Water conduction elements of xylem. जल संचालन तत्व या हेडरोम ट्रेकिड और जहाजों को समग्र रूप से संदर्भित करता है। जाइलम में 3 प्रकार के जल संचालन तत्व विकसित होते हैं। केंद्रापसारक प्रोटोक्साइलम केंद्र अक्ष के साथ बनता है, लेकिन इस तरह के विकास में केंद्र से दूर परिधि की ओर मेटैक्साइलम बनता है। एंडार्क इस स्थिति के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। उदाहरण के लिए एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म स्टेम। सेंट्रीपेटल प्रोटोक्साइलम पेरिसाइकिल के पास केंद्र से दूर बनता है, जबकि मेटैक्साइलम एक सेंट्रीपेटल पैटर्न में केंद्र की ओर बनता है। एक्सार्च इस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। उदाहरण के लिए जड़ें। केंद्रापसारक और केंद्रापसारक इस स्थिति में मेटैक्साइलम तत्व प्रोटोक्साइलम घटकों के दोनों किनारों से उत्पन्न होते हैं। नतीजतन मेटैक्साइलम प्रोटोक्साइलम को घेर लेता है। मेसार्च इस स्थिति के लिए उपयोग किया जाने वाला चिकित्सा शब्द है। उदाहरण के लिए फर्न स्टेम। Fig.7 Components of xylem tissue. B. Phloem. नगेली वह था जिसने फ्लोएम शब्द का आविष्कार किया था। फ्लोएम का प्राथमिक काम कार्बनिक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। फ्लोएम को इसके विकास के आधार पर 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक और माध्यमिक फ्लोएम। प्राथमिक फ्लोएम प्रोकैम्बियम से आता है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम संवहनी कैम्बियम से आता है। जाइलम की तुलना में फ्लोएम कम समय के लिए सक्रिय है। फ्लोएम 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जो छलनी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा हैं। I sieve cells. हार्टिंग छलनी तत्व की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था। छलनी तत्व जीवित है और इसमें पतली दीवार वाली कोशिकाएं होती हैं। एक विकसित छलनी कोशिका एक नाभिक से रहित होती है। नतीजतन ये नाभिक के बिना जीवित कोशिकाएं हैं। प्रत्येक छलनी कोशिका में एक केंद्रीय रिक्तिका होती है। छलनी कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म एक पतली परत, साइक्लोसिस, में रिक्तिका के चारों ओर बहता है। एंजियोस्पर्म में छलनी कोशिकाओं को छलनी ट्यूब बनाने के लिए एंड टू एंड व्यवस्थित किया जाता है। 2 छलनी कोशिकाओं के बीच एक छलनी प्लेट, अनुप्रस्थ छिद्रित सेप्टा, है। यह पारगम्य है। केवल ये छिद्र सामग्री को गुजरने की अनुमति देते हैं। पत्तियों के गिरने के मौसम के दौरान कैलोज छिद्रों की त्रिज्या पर एक मोटी परत बनाता है। इसे कैलस पैड के रूप में जाना जाता है। वसंत के मौसम के दौरान कैलोज गायब हो जाता है। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में छलनी कोशिकाएं छलनी प्लेटों का निर्माण नहीं करती हैं और उन्हें असमान पैटर्न में रखा जाता है। छलनी तत्वों की पार्श्व दीवारों में छलनी प्लेटें होती हैं। छलनी कोशिकाओं में पी प्रोटीन नामक एक अद्वितीय प्रकार का प्रोटीन होता है, जो खाद्य चालन में शामिल होता है
और क्षतिग्रस्त छलनी कोशिकाओं को ठीक करता है। 2 companion cells. साथी कोशिकाओं को सिर्फ एंजियोस्पर्म, अपवादों स्ट्रोबेलिया, में देखा जाता है। एक बड़े नाभिक के साथ एक जीवित कोशिका को एक साथी कोशिका के रूप में जाना जाता है। छलनी कोशिकाओं के कार्यों को भी इस नाभिक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। छलनी सेल और साथी सेल दोनों एक ही समय में बनाए जाते हैं। वे दोनों एक ही कोशिका से बहन कोशिकाओं से बने होते हैं। प्लास्मोडेस्माटा साथी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को छलनी कोशिकाओं से जोड़ता है। कोनिफर्स में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो छलनी कोशिकाओं से जुड़ी होती है। एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं वे हैं जिन्हें उन्हें कहा जाता है। 3 phloem fibers. लिब्रिफॉर्म फाइबर एक प्रकार का फाइबर है जो फ्लोएम में पाया जाता है। छलनी कोशिकाओं को इन तंतुओं द्वारा समर्थित किया जाता है। इन तंतुओं की प्राथमिक भूमिका यांत्रिक समर्थन देना है। उनका उपयोग अन्य चीजों के अलावा रस्सी, खुरदरे कपड़े और चटाई बनाने के लिए किया जाता है। 4 phloem parenchyma. बास्ट पैरेन्काइमा फ्लोएम पैरेन्काइमा का दूसरा नाम है। वे पतली दीवारों के साथ जीवित कोशिकाएं हैं। वे खाद्य सामग्री को संग्रहित कर सकते हैं। मोनोकोटाइलडोनस पौधों में फ्लोएम पैरेन्काइमा की कमी होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा के प्रमुख कार्य एक रेडियल दिशा और खाद्य भंडारण में खाद्य चालन है। लेप्टोम संवहनी भाग को संदर्भित करता है। Special tissue or secretory tissue 1. Lactiferous tissue. वे पतली दीवारों के साथ लंबी, शाखाओं वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। लेटेक्स दूधिया रस को संदर्भित करता है जो इन कोशिकाओं को भरता है। पौधे के दूध को लेटेक्स के रूप में जाना जाता है। पेट्रोक्रोप्स पौधों के प्रकार हैं जो लेटेक्स का उत्पादन करते हैं। सैकराइड, स्टार्च ग्रैन्यूल, अल्कलॉइड खनिज और अपशिष्ट घटक लेटेक्स बनाते हैं। डंबल के आकार के स्टार्च ग्रैन्यूल्स लेटेक्स में देखे जाते हैं। पौधों को लेटेक्स से लाभ होता है क्योंकि यह उनकी रक्षा करता है। यह चरने वाले जानवरों को पौधों से दूर भी रखता है। यह बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। लेटेक्स कोशिकाएं और लेटेक्स वाहिकाएं लैक्टिफेरस ऊतक के दो रूप हैं। Latex cells. ये लेटेक्स नलिकाएं ट्यूब हैं जो व्यक्त नहीं की जाती हैं। वे बहुउद्देशीय, लंबी शाखाओं वाली कोशिकाएं हैं। कोएनोसाइटिक कोशिकाएं इस प्रकार की कोशिकाओं का नाम है। उदाहरण कैलोट्रोपिस, यूफोर्बिया और नेरियम हैं। Latex vessels. दूसरी ओर, लेटेक्स जहाजों को व्यक्त किया जाता है। मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति भंग हो जाती है और लेटेक्स वाहिकाओं का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए, हिविया, बरगद के पेड़, फिकस, पापावर, आदि। अफीम की फलों की दीवार में अत्यधिक विकसित लेटेक्स चैनल होते हैं। 2 glandular tissue. ग्रंथियों के ऊतक ग्रंथियों के रूप में मौजूद होते हैं, जैसा कि नाम से पता चलता है। स्रावी या उत्सर्जन सामग्री इन ग्रंथियों में संग्रहित होती है। ग्रंथियों के ऊतकों में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप लेटेक्स ट्यूबों का निर्माण होता है। नतीजतन, उन्हें अर्टिका डायोइका, बिचुबुट्टी, में पाए जाने वाले एक कोशिकीय ग्रंथियों के रूप में जाना जाता है,
जो पत्तियों की सतह पर स्थित होते हैं। वे स्पिनी ग्रंथियां हैं, जिनमें फॉर्मिक एसिड होता है। बहुकोशिकीय ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, बाहरी ग्रंथियां और आंतरिक ग्रंथियां। External glands. वे पौधों की सतह पर विकसित होते हैं या एपिडर्मिस से एक आउटग्रोथ के रूप में उभरते हैं। ये ग्रंथियां विभिन्न आकारों और आकारों में आती हैं। Digestive glands. कीटभक्षी पौधों में पाचन ग्रंथियां होती हैं। ये कीटभक्षी पौधे अपनी नाइट्रोजन की कमी की भरपाई करते हैं। वे यूट्रिकुलारिया, ड्रोसेरा और डायोनिया आदि सहित पौधों में पाए जाते हैं। Oil glands. ये ग्रंथियां एक वाष्पशील तेल का उत्पादन करती हैं, जो स्रावित होती है। ये ग्रंथियां नीलगिरी के पत्तों और साइट्रस, नींबू की बाहरी फल की दीवार में पाई जा सकती हैं। Nectar glands. अमृत ग्रंथियां उत्तल एम्बेडेड ग्रंथियां हैं। वे ज्यादातर थैलेमस में फूलों के हिस्सों में पाए जा सकते हैं। कीटों को आकर्षित करने के लिए ये ग्रंथियां अमृत छोड़ती हैं। Internal glands. आंतरिक ग्रंथियां ऊतकों के भीतर स्थित होती हैं। आंतरिक ग्रंथियां शरीर के अंदर पाई जाने वाली एक प्रकार की ग्रंथि है। आंतरिक ग्रंथियों के प्रकार इस प्रकार हैं। Mucus secreting glands. बलगम इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। वे पान जैसे विभिन्न पौधों की पत्तियों में पाए जा सकते हैं। Oil glands. वसामय या तेल ग्रंथियां बाहरी और आंतरिक दोनों हैं। वे तेल निकालते हैं, जिसमें एंटीसेप्टिक प्रभाव होता है। ये ग्रंथियां नींबू और संतरे जैसे फलों में पाई जाती हैं। Gum and resin glands. टैनिन, राल और मसूड़ों की स्रावी ग्रंथियां भी आंतरिक ग्रंथियां हैं। अधिकांश राल ग्रंथियां ताड़ के पौधे में स्थित होती हैं। मसूड़ों की ग्रंथियां बबूल में स्थित होती हैं। राल नलिकाएं स्किजोजेनस हैं। Water glands. जल ग्रंथियां हाइड्राथोड पर मौजूद होती हैं। ये ग्रंथियां गुटेशन के लिए होती हैं। हाइड्रेथोड टमाटर, पिस्टिल्स, नेस्टर्टियम आदि जैसे पौधों में पाए जाते हैं और उपकला ऊतकों पर मौजूद होते हैं। फर्न के ट्रेकिड्स में लंबे या पतले गड्ढे होते हैं। इस प्रकार के गड्ढों को स्केलर गड्ढे कहा जाता है। Tissue system. ऊतक प्रणाली को श्रम के विभाजन के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक प्रणाली में आमतौर पर ऊतक संगठनों का एक संयोजन होता है, जो विशिष्ट कार्य करते हैं। Epidermal tissue system. इस प्रणाली में एपिडर्मिस और उस एपिडर्मिस से संबंधित कोशिकाएं, बाल, छिद्र आदि शामिल हैं। Ground tissue system. यह सबसे बड़ी ऊतक प्रणाली है, जिसमें हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और मेडुलरी किरणें, पित्त किरणें शामिल हैं। Vascular tissue system. यह ऊतक प्रणाली कैम्बियम से ली गई है और जाइलम और फ्लोएम से बनी है। Types of vascular bundles. संवहनी बंडलों को उनके विभिन्न भागों की व्यवस्था के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। CONJ ointment collateral vascular bundles. ये संवहनी बंडल हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर मौजूद हैं। संवहनी बंडल में राज्यों का अनुक्रम होता है। यह संवहनी बंडल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दिखाई देता है।
खुले संवहनी बंडल डायकोट और जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। संवहनी बंडल जो बंद होता है वह मोनोकोट में पाया जाता है। CONJ ointment bilateral vascular bundles. दो फ्लोएम क्षेत्र मौजूद हैं, जाइलम के प्रत्येक तरफ एक। इन संवहनी बंडलों में दो कैम्बियम बेल्ट होते हैं, जो जाइलम के प्रत्येक तरफ एक होता है। यह केवल तभी पता चला जब संवहनी बंडल खोला गया था। इस प्रकार के संवहनी बंडल को बाइकोलैटरल संवहनी बंडल कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कुकुरबिटेसी परिवार में मौजूद पौधों का तना। Radial vascular bundles. जब जाइलम और फ्लोएम में अलग अलग त्रिज्या होती है, तो संवहनी बंडलों को रेडियल संवहनी बंडल कहा जाता है। सभी पौधों की जड़ों में रेडियल संवहनी बंडल होते हैं। इन संवहनी बंडलों में जाइलम के विकास का पैटर्न सेंट्रीपेटल है। इसलिए, इन संवहनी बंडलों को एक साथ कहा जाता है। Concentric vascular bundles. इस संवहनी बंडल में या तो जाइलम फ्लोएम के आसपास है या फ्लोएम जाइलम के आसपास है। ये संकेंद्रित संवहनी बंडल हमेशा बंद होते हैं और दो प्रकार के होते हैं जो हैं Amphicribral or androcentric. जाइलम केंद्र में है, जो फ्लोएम से घिरा हुआ है। उस प्रकार के संवहनी बंडल को एम्फिक्राइब्रल कहा जाता है। इन संवहनी बंडलों में जाइलम का विकास सेंट्रीपेटल या केंद्रापसारक है। उन्हें मेसंगियल संवहनी बंडल कहा जाता है। इस प्रकार का संवहनी बंडल फर्न और निचले जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। Amphiβasal or leptocentric. इस प्रकार के संवहनी बंडल के लिए, जाइलम पूरी तरह से फ्लोएम को घेर लेता है, अर्थात फ्लोएम संवहनी बंडल के केंद्र में स्थित होता है। इस प्रकार के संवहनी बंडल को एंडार्क कहा जाता है। इस प्रकार के संवहनी बंडल केवल एंजियोस्पर्म में बनते हैं, जैसे कि ड्रैकेना और युक्का। स्तंभ मज्जा के साथ या बिना संवहनी ऊतक का पूरा केंद्रीय द्रव्यमान है और बाहर की ओर एंडोडर्म से घिरा हुआ है। वेंटिगेम और डॉलियूट ने परिकल्पना की कि स्टेल्स को समझाया जा सकता है। उनकी परिकल्पना के अनुसार, स्टेल पौधे का केंद्रीय भाग या कोर है, जिसमें संवहनी प्रणाली और संबंधित संरचनाएं शामिल हैं। स्टेल के अंदर मौजूद ऊतकों को इंटरस्टेलर ऊतक कहा जाता है, और स्टेल के बाहर मौजूद ऊतकों को एक्स्ट्रास्टेलर संगठन कहा जाता है। स्टेल एक एंडोडर्म से घिरा हुआ है। हालांकि, एंडोडर्म शुरू में कॉर्टेक्स का हिस्सा है। Types of stels. Protostele or monostela. यह सबसे सरल और आदिम प्रकार का स्टेल है, जिसमें ठोस जाइलम होता है, जो पूरी तरह से फ्लोएम से घिरा होता है। इस प्रकार के स्टेल में पिथ नहीं होता है। हार्ड स्टेल के निम्नलिखित प्रकार हैं। Haplostele. इस स्टेल में चिकनी, थोड़ी मोटी, फ्लोएम की एक परत जाइलम को घेर लेती है। केंद्रीय जाइलम बेलनाकार है। Actinotely. एक्टिनोस्टेल एक तारे के आकार की संरचना है, जिसमें केंद्रीय जाइलम में अलग अलग पसलियां होती हैं। उदाहरण हैं साइलोटम और आइसोएट्स। Plectostele. यह एक विशाल स्टेल है, जिसमें जाइलम को कई अलग अलग प्लेटों में विभाजित किया जाता है, जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश लाइकोपोडियम प्रजातियां Siphonostele.
साइफोनोस्टेल एक खोखले पोत सिलेंडर के केंद्र में पित्त के साथ एक स्टेल है। साइफोनोस्टेल दो प्रकार के होते हैं। Ectofloy siphonosteal. फ्लोएम स्टेल हमेशा एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टेल में जाइलम के बाहर होता है। उदाहरण इक्विसेटम, ओस्मुंडा हैं। Amphiploy siphonosteal. जाइलम इस प्रकार के संवहनी बंडल में दोनों तरफ से फ्लोएम से घिरा हुआ है। उदाहरण के लिए एडियांटम, मार्सिलिया। Solenostal. सोलेनोस्टेल एक स्टेल है जो संवहनी ऊतक में पत्ती अंतराल बनाता है। पत्ती के मुख्य संवहनी ऊतक के टूटने के कारण पत्ती अंतराल बनते हैं और स्टेल के इन टुकड़ों को सोलनोस्टेल कहा जाता है। सोलेनोस्टेले या तो एक्टोफ्लोइक या एम्फीफ्लोइक हो सकता है। Dictyostele. जब सोलनोस्टेल के मुख्य संवहनी स्तंभ में बनने वाले कई पत्ती अवसाद कई टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो उस तरह के स्टेल को डिक्टियोस्टेल कहा जाता है। प्रत्येक खंड, टुकड़ा, को मेरिस्टेल कहा जाता है। प्रत्येक मेरिस्टेल का अपना एंडोडर्म और परिधीय चक्र होता है। यह स्टेल का प्रकार है जो फर्न में सबसे अधिक विकसित होता है। उदाहरण हैं टेरिडियम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। Ustli. इस प्रकार के स्टेल में संवहनी बंडलों को उन मंडलों के बीच मज्जा किरणों के साथ एक सर्कल में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार का स्टेल जिम्नोस्पर्म और डायकोट में पाया जाता है। Atactostele. कई संवहनी बंडल हैं जो इस स्टेल के जमीन के ऊतकों में वितरित किए जाते हैं। इस प्रकार के स्टेल को एटैक्टोस्टेल कहा जाता है। एटैक्टोस्टेल सबसे विकसित स्टेल है। इस तरह के स्टेल में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल नहीं होता है। इस प्रकार का स्टेल मोनोकोट की मुख्य विशेषता है। Fig.9 Types of stels. Anatomy of a dicot stem. एक विशिष्ट डायकोट पेड़ के तने की प्राथमिक संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। Epidermis. यह तने की सबसे बाहरी परत है। यह क्लोरोप्लास्ट के बिना कोशिकाओं की एक एकल परत से बना है। एपिडर्मिस में बहुकोशिकीय स्टेम बाल और स्ट्रोमेटा होते हैं। एपिडर्मिस सुरक्षा प्रदान करता है। Hypodermis. यह परत एपिडर्मिस के नीचे मौजूद है। यह एपिडर्मिस के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए है। यह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के साथ एक मोटी परत है। इस परत में कोलेनचिमा होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसलिए यह हरा और प्रकाश संश्लेषक है। Cortex. इस भाग में पैरेन्काइमा होता है। खाद्य भंडारण कॉर्टेक्स का मुख्य कार्य है। कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी झिल्ली को एंडोडर्मिस कहा जाता है। Endodermis. यह कोशिकाओं की एक मोटी परत है। एंडोडर्म कोशिकाएं बैरल आकार की होती हैं। ये कोशिकाएं डाइकोटाइलडोनस पेड़ों के तने में स्टार्च स्टोर करती हैं। यही कारण है कि इसे स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। Pericycle. यह परत एंडोडर्म और संवहनी बंडल एपिडर्मिस के नीचे और संवहनी बंडल के ऊपर के बीच स्थित है। स्टेम का पेरिसाइकल बहुस्तरीय होता है और इसमें स्क्लेरेन्काइमा ऊतक होता है। पेरिसाइकिल का एक और नाम हार्ड बास्ट है। सूरजमुखी स्टेम में
परिधीय अंगूठी पैरेन्काइमा कोशिकाओं और स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं के वैकल्पिक बैंड से बना होता है। संवहनी बंडल के सामने पेरिसाइक्लिक कोशिकाएं स्क्लेरेन्काइमा ऊतक और बाकी पैरेन्काइमा से बनी होती हैं। संवहनी बंडल के सामने मौजूद पेरिसाइकिल को बंडल किप कहा जाता है। Vascular bundles. एक डाइकोटाइलडोनस पेड़ के तने के संवहनी बंडल एक रिंग पैटर्न बनाते हैं। रिंग के नीचे एक अच्छी तरह से विकसित पिच मौजूद है। प्रत्येक संवहनी बंडल एक खुला संयुक्त संपार्श्विक एंडार्च है। प्रत्येक संवहनी बंडल फ्लोएम और जाइलम से बना होता है। यूस्टेले डाइकोटाइलडोनस पौधों में होता है। Fig. 10 Anatomy of dicot stem. Anatomy of a monocot stem. निम्नलिखित संरचनाओं को एक विशिष्ट मोनोकोट तनाव पर देखा जा सकता है। Epidermis. एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत है, जिसे मोटी परत कहा जाता है। यह एक मोटी त्वचा वाले स्टोमेटा से ढका हुआ है, लेकिन बहुकोशिकीय बालों की कमी है। स्टोमेटा की संख्या भी अपेक्षाकृत कम है। Hypodermis. एक मोनोकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की 2-3 परतों से बना होता है। Ground tissue. हाइपोडर्मिस परत के पास पूरे पैरेन्काइमल कोशिकाएं केंद्र तक पहुंचती हैं, और उन्हें जमीन ऊतक कहा जाता है। इसके एंडोडर्म, कॉर्टेक्स, परिधि आदि में कोई अंतर नहीं है। Vascular bundles. संवहनी बंडल जमीन के ऊतकों में बिखरे हुए रूप में मौजूद होते हैं। केंद्र की ओर अभिसरण करने वाले संवहनी बंडल बड़े और कम संख्या में होते हैं। परिधीय संवहनी बंडल छोटे लेकिन अधिक संख्या में होते हैं, और प्रत्येक संवहनी बंडल बंद संपार्श्विक एंडार्च प्रकार के होते हैं। बंडल शीट स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की एक परत है, जो संवहनी ऊतक को घेरती है। मोनोकोट के तने में केवल जाइलम और फ्लोएम होते हैं। मोनोकोट के जाइलम तत्वों को Y अक्षर के आकार में बनाया जाता है, और संख्या सीमित होती है। प्रोटोक्साइलम के रूप में 2 छोटे जाइलम वाहिकाएं अक्ष की ओर रेडियल रूप से स्थित हैं। क्योंकि इस गुहा में पानी होता है, इसलिए इसे पानी की गुहा भी कहा जाता है। गुहा प्रोटोक्साइलम और आसन्न पैरेन्काइमा के नीचे स्थित तत्वों के अपघटन से बनती है। Pith and stele. एटेक्टोस्टेल, जो एक अत्यधिक विकसित स्टेल है, मोनोकोट में होता है। Fig. 11 Anatomy of monocot stem. Anatomy of dicot root. Epidermis. यह एक पंक्ति की सबसे बाहरी परत है। रूट एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक कोशिकीय जड़ बालों वाली इस परत को एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस या पिलीफेरस परत कहा जाता है। Cortex. यह हिस्सा पैरेन्काइमल कोशिकाओं से बना है। पुरानी जड़ों में कॉर्टेक्स के बाहर की कोशिकाओं को सुबेराइज्ड किया जाता है। इसे एक्सोडर्मिस कहा जाता है। Endodermis. यह परत संवहनी ऊतक और कॉर्टेक्स के बीच स्थित है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंडोडर्म की सबसे भीतरी परत में रेडियल रूप से स्थित हैं। सुबेरिन इन स्ट्रिप्स को बनाता है। Pericycle. यह एक मोटी एकल परत है। यह एक प्रकार के पैरेन्काइमा से बना है, जिसे प्रोसेंचाइमा कहा जाता है। यह एकल स्तरित है। द्वितीयक विकास के दौरान इस परत द्वारा कॉर्ड कैम्बियम का निर्माण होता है।
पार्श्व जड़ें पेरिसाइकिल से बढ़ती हैं, इसलिए पार्श्व जड़ें अंतर्जात होती हैं। लेकिन तने बहिर्जात हैं, क्योंकि उनकी शाखाएं कॉर्टेक्स के बाहर से आती हैं। Vascular bundles. संवहनी बंडल रेडियल और एक्सार्च होते हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोएम आंशिक रूप से अलग होते हैं और संख्या में बराबर होते हैं। डायकोट के संवहनी बंडलों की संख्या 2 से 6, डायरच से हेक्सार्च तक होती है। पॉलीआर्किक संवहनी बंडल एक अपवाद के रूप में फिकस, बरगद के पेड़ में पाए जाते हैं। वैवाहिक ऊतक वे ऊतक होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित होते हैं और वे पैरेन्काइमा से बने होते हैं। संवहनी कैम्बियम द्वितीयक विकास प्रक्रिया के दौरान वैवाहिक ऊतक द्वारा बनता है। नतीजतन द्वितीयक विकास के बाद जड़ों पर सभी कैम्बियम परतें बनती हैं। यह केंद्र में स्थित है, अविकसित या अस्तित्वहीन है, इसलिए यह लचीला है। Fig. Point 12 Dicot root and monocot root. Root and leaf anatomy of monocots. विशिष्ट मोनोकोट जड़ों की आंतरिक संरचना डायकोट से मेल खाती है, लेकिन मोनोकोट की जड़ों में संवहनी बंडलों की संख्या 6 से अधिक है। लेकिन प्याज जैसे विशेष मामलों में संवहनी बंडल संख्या 2 से 6 तक होती है। मोनोकोट की जड़ में पित्त अच्छी तरह से विकसित होता है। Types and internal structure of leaf. पत्तियों को आमतौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, पृष्ठीय उदर पत्तियां और आइसोबाइलेटरल पत्तियां। दोनों के बीच का अंतर इस प्रकार है। पृष्ठीय और उदर पत्तियां तने के समकोण पर जुड़ी होती हैं, जबकि आइसोबाइलेटरल पत्तियां तने के समानांतर जुड़ी होती हैं। डोर्सोवेंट्रल पत्तियों में दोनों तरफ अलग अलग संरचनाएं होती हैं, जबकि आइसोबाइलेटरल पत्तियों में ये संरचनाएं दोनों तरफ समान होती हैं। डोर्सोवेंट्रल पत्तियां डायकोट में दिखाई देती हैं, लेकिन एक अपवाद के रूप में नीलगिरी में आइसोबाइलेटरल पत्तियां होती हैं। मोनोकोटाइलडोनस पौधों में आइसोबाइलेटरल पत्तियां होती हैं, लेकिन एक अपवाद है, यानी लिलियम लॉन्गिफ्लोरम। Secondary growth. पौधों के अंगों की परिधि, व्यास में वृद्धि को द्वितीयक विकास कहा जाता है। स्थायी आंतरिक अंग संरचना एपिकल मेरिस्टेम द्वारा बनाई जाती है। यह संरचना वर्ष के पहले कुछ हफ्तों की शुरुआत में बनती है। इस संरचना को प्राथमिक संरचना कहा जाता है। प्राथमिक संरचना केवल फर्न और मोनोकोट में पाई जाती है। सामान्य माध्यमिक वृद्धि डायकोट और जिम्नोस्पर्म की जड़ों और तनों पर पाई जाती है। मोनोकोट में संवहनी कैम्बियम की कमी के कारण कोई द्वितीयक विकास नहीं होता है, लेकिन कुछ मोनोकोट में द्वितीयक विकास हो सकता है, जैसे पाम, यूक्का, ड्रैकेना, स्मिलेक्स, एगेव, नारियल आदि। Secondary growth in dicot stem. Secondary growth in vascular region. संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि कॉर्टिकल क्षेत्र से पहले शुरू होती है। यह नीचे दिए गए चरणों के अनुसार किया जाता है। Forming the vascular ring cambium. संवहनी बंडल में मौजूद कैम्बियम को इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। यह एक प्राथमिक मेरिस्टेम है। सबसे पहले मेडुलरी किरण की कोशिकाएं मेरिस्टेम बन जाती हैं और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती हैं।
इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को सामूहिक रूप से संवहनी कैम्बियम के रूप में जाना जाता है। संवहनी कैम्बियम में कोशिकाओं की एक परत होती है जो एक पूर्ण अंगूठी बनाती है। इस संवहनी कैम्बियम की अंगूठी में दो सेल प्रकार पाए गए जो फ्यूसिफॉर्म आद्याक्षर और किरण आद्याक्षर हैं। स्पिंडल के फ्यूसिफॉर्म आद्याक्षर नुकीले सिरों के साथ लंबे होते हैं और किरणों के आद्याक्षर गोलाकार होते हैं। संवहनी कैम्बियम में अधिक फ्यूसिफॉर्म आद्याक्षर मौजूद हैं। Activity of vascular cambium. फ्यूसिफॉर्म आद्याक्षर निरंतर परिधीय या स्पर्शरेखा विभाजनों में दिखाई देते हैं। पेरिक्लिनल डिवीजन का डिवीजन प्लेन सेल के अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर है। इस प्रकार की गतिविधि केवल त्रिज्या, परिधि में कुछ कोशिकाओं का उत्पादन करती है और ये कोशिकाएं द्वितीयक फ्लोएम या बास्ट बनाती हैं। कुछ कोशिकाएं केंद्रीय अक्ष की ओर बनती हैं और ये कोशिकाएं द्वितीयक जाइलम या लकड़ी में अंतर करती हैं। आमतौर पर द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम की तुलना में अधिक बनता है। द्वितीयक फ्लोएम के दबाव में बाहर की ओर धकेला गया प्राथमिक फ्लोएम नष्ट हो जाता है। द्वितीयक विकास अवधि के दौरान स्टेम में एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस दिखाई नहीं देते हैं। द्वितीयक जाइलम के दबाव में पेड़ के तने के केंद्र में प्राथमिक जाइलम, पिथ और पुराने माध्यमिक जाइलम जैसे सभी प्राथमिक ऊतक इसकी लकड़ी की प्रकृति के कारण खराब हो जाते हैं। छिद्रपूर्ण लकड़ी इस पेड़ में पात्रों को एक अंगूठी में व्यवस्थित किया जाता है जो पानी को अधिक कुशलता से संचालित करता है। छिद्रपूर्ण लकड़ी फैलाना इस लकड़ी को जहाजों के असममित वितरण की विशेषता है। Formation of annual rings. कैम्बियम की गतिविधि समान नहीं रहेगी, लेकिन वर्ष के दौरान बदल जाएगी। सर्दियों या शरद ऋतु में कैम्बियम की गतिविधि अपर्याप्त होती है और परिणामस्वरूप द्वितीयक जाइलम या लकड़ी पूरे संवहनी कैम्बियम पर नहीं फैलेगी। यह छोटी, मोटी दीवार वाली और संकीर्ण लुमेन कोशिकाओं के गठन का कारण बनता है। इसे शरद ऋतु की लकड़ी या देर से लकड़ी कहा जाता है। संवहनी कैम्बियम वसंत या गर्मियों में बहुत सक्रिय है। इस अवधि के दौरान गठित द्वितीयक जाइलम व्यापक है। द्वितीयक जाइलम की कोशिकाएं बड़ी होती हैं, पतली दीवारों के साथ और व्यापक लुमेन होती हैं। इस तरह की लकड़ी को स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड कहा जाता है। किसी भी प्रकार की लकड़ी से बने छल्ले को वार्षिक छल्ले कहा जाता है। इस तरह एक वर्ष में 2 वार्षिक छल्ले बनते हैं। शरद ऋतु की लकड़ी के विकास के छल्ले और स्प्रिंगवुड विकास के छल्ले को सामूहिक रूप से वार्षिक छल्ले के रूप में जाना जाता है। इसलिए वार्षिक अंगूठी में 2 विकास छल्ले होते हैं। पेड़ पर बनने वाले वार्षिक छल्ले की संख्या पेड़ की उम्र के बारे में जानकारी प्रदान करती है। पौधों की उम्र निर्धारित करने के लिए इस विधि के उपयोग के अध्ययन को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। स्टेम के आधार से विकास के छल्ले गिने जाते हैं, क्योंकि आधार में वार्षिक छल्ले की सबसे बड़ी संख्या होती है, इसलिए ऊपरी भाग में कम छल्ले होते हैं। बेसल क्षेत्र सही विचार दे सकता है। वृद्धिशील ड्रिलिंग उपकरण का उपयोग टुकड़े को तने से केंद्र क्षेत्र तक खींचने के लिए किया जाता है। वार्षिक छल्ले इस खंड से गिने जाते हैं और उसी स्थिति में उसी साइट पर फिर से डाले जाते हैं, समायोजित। ये छल्ले विभिन्न मौसमों में अधिक स्पष्ट रूप से बनते हैं।
समशीतोष्ण क्षेत्र के पौधों में वार्षिक छल्ले का पैटर्न अधिक अलग है, लेकिन उष्णकटिबंधीय पौधे एक अलग या विशिष्ट वार्षिक अंगूठी नहीं बनाते हैं। हिमालय के क्षेत्र को छोड़कर भारत के पौधों में एक स्पष्ट वार्षिक अंगूठी नहीं बनती है। तटीय क्षेत्रों में वार्षिक अंगूठी का गठन जलवायु के कारण कम विशिष्ट है, जो पूरे वर्ष अपरिवर्तित रहता है। पर्णपाती पौधे सदाबहार की तुलना में स्पष्ट पेड़ के छल्ले बनाते हैं। संवहनी कैम्बियम के किरण प्रारंभिक भाग में कोशिकाओं का पेरिक्लिनल विभाजन भी जारी रहता है। नतीजतन, कुछ कोशिकाओं का गठन आंतरिक सतह पर हुआ और कुछ बाहरी पर। इन कोशिकाओं में पैरेन्काइमा शामिल था। स्टेम में पैरेन्काइमल सेल लाइनें बनती हैं, जिन्हें संवहनी किरणें कहा जाता है। मेडुलरी किरणें प्राथमिक होती हैं, लेकिन संवहनी किरणें द्वितीयक होती हैं। संवहनी और मज्जा किरणें दोनों रेडियल दिशा में पानी और भोजन का संचालन करने के लिए होती हैं। Secondary growth in cortical region. द्वितीयक संवहनी ऊतक के अतिरिक्त के परिणामस्वरूप जाइलम क्षेत्र का गोलाकार व्यास बढ़ जाता है और कॉर्टिकल क्षेत्र दबाव और खिंचाव के अधीन होता है, ताकि कॉर्टिकल ऊतक का हिस्सा अंततः टूट जाए। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए एपिडर्मिस के सुरक्षात्मक ऊतक फिर से भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त और नष्ट हो गए हैं। इस नुकसान को कैम्बियम प्लग की कार्रवाई से फिर से भर दिया जाता है। फेलोजेन या एक्स्ट्रास्टेलर कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य नाम हैं। कॉर्क कैम्बियम हाइपोडर्मिस या कॉर्टेक्स की बाहरी परत से बढ़ता है, मेरिस्टेम बन जाता है। आंतरिक रूप से बनने वाली कोशिकाएं एक पैरेन्काइमा में अंतर करती हैं, जिसे द्वितीयक कॉर्टेक्स या फेलोडर्म के रूप में जाना जाता है, जबकि फेलोजेन, कॉर्क और फेलोडर्म को सामूहिक रूप से पेरिडर्मिस के रूप में जाना जाता है। फेलोजेन प्लस फेलेम, कॉर्क प्लस फेलोडर्म पेरिडर्म। कॉर्क कैम्बियम से बड़ी मात्रा में और द्वितीयक कॉर्टेक्स कम मात्रा में बनता है। कॉर्क सर्दियों में सबसे अधिक सक्रिय होता है। अधिकांश फेलेम कोशिकाओं की मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ जगहों पर जीवित कोशिकाएं भी होती हैं, क्योंकि सुबेरिन इन जगहों पर जमा नहीं होता है। इन स्थानों को लेंटिसेल कहा जाता है। लेंटिसेल बाहरी पौधे की सतह पर छोटे धब्बों में या कोशिकाओं की सूजन के स्थानों में दिखाई देते हैं। वे जीवित कोशिकाओं के समूहों से बने होते हैं, जो बिखरे हुए होते हैं। इन कोशिकाओं को पूरक ऊतक कहा जाता है। दाल आमतौर पर स्ट्रोमेटा के नीचे बनती है, और इसका उपयोग पौधों और वायुमंडल के बीच गैस विनिमय के लिए किया जाता है। साथ ही वाष्पोत्सर्जन, लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। वानस्पतिक प्रसार के दौरान लेंटिकल्स की जीवित कोशिकाओं से साहसिक जड़ों की कटिंग होती है। लेंटिकल्स मुख्य रूप से तने पर बनते हैं और पत्तियों पर कभी नहीं होते हैं, यहाँ तक कि दाल भी पौधे के पूरे शरीर में मौजूद होती है। वे फलों में भी पाए जाते हैं। कॉर्क कैम्बियम केवल 1 वर्ष के लिए जीवित रहता है। प्रत्येक वर्ष कैम्बियम की पिछली परत के तहत एक नए प्रकार का कैम्बियम बनता है। इस नए प्रकार के कैम्बियम को फेलोडर्म के द्वितीयक कॉर्टेक्स से प्राप्त किया गया है। Bark. Outer bark. बाहरी छाल के ऊतक मर चुके हैं। कॉर्क कैम्बियम के बाहर मौजूद सभी ऊतकों को बाहरी छाल कहा जाता है।
इसे रेटिडोम के रूप में भी जाना जाता है। Inner bark. संवहनी कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के बीच के क्षेत्र को आंतरिक छाल कहा जाता है। इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा जीवित है। आंतरिक छाल का प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक फ्लोएम या बास्ट है। इस प्रकार छाल में दोनों प्रकार के ऊतक होते हैं, जीवित और निर्जीव, मृत। यह एक पेड़ या पौधे के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम उनमें से सभी छाल हटा देते हैं, तो वे मर जाएंगे क्योंकि इससे पेड़ से पानी का अधिकतम नुकसान होता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इस गतिविधि से फ्लोएम खराब हो जाता है, और पौधे भोजन की कमी की स्थिति में चला जाता है। Types of bark. Ring bark. अंगूठी की छाल तने के चारों ओर एक पूर्ण अंगूठी बनाती है। एक पूर्ण कैम्बियम रिंग के गठन के बाद, इसे रिंग छाल कहा जाता है। बेतुला वल्गारिस जैसे पौधों में, एक पूरी तरह से अलग अंगूठी छाल बनती है। प्राचीन काल में, इसका उपयोग कागज जैसी लेखन सामग्री के रूप में किया जाता था। नीलगिरी के पेड़ों में अंगूठी की छाल भी बनती है। Scaly bark. यह छाल पौधे के तने के चारों ओर टुकड़े या टुकड़ों के रूप में बनती है। कॉर्क कैम्बियम की निरंतर अंगूठी न होने पर एक पपड़ीदार छाल का निर्माण होता है। Secondary growth in dicot root. जड़ों के लिए द्वितीयक विकास आवश्यक है, जो पौधे के हवाई भागों की ताकत सुनिश्चित करने और पानी और खनिज आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। मोनोकोट पौधों की जड़ों में कोई द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। सबसे पहले, द्वितीयक चरण में, नेत्रश्लेष्मला ऊतक एक संवहनी कैम्बियम फिलामेंट के गठन के साथ डिकोटाइलडोनस पौधों की जड़ों में मेरिस्टेम बन जाता है, जो अलग अलग घुमावदार धारियां बनाता है। फिर पेरिसाइकल कोशिकाओं के बाद, प्रोटोक्साइलम सेल के बाहर मेरिस्टेम भी बन जाता है। यह कैम्बियम के अतिरिक्त बैंड बनाता है। इस प्रकार, अंगूठी एक पूर्ण परिधि के साथ कैम्बियम से बनी होती है। पेरिसाइकिल संवहनी कैम्बियम का बहुत छोटा हिस्सा बनाता है, लेकिन नेत्रश्लेष्मला ऊतक इसके प्रमुख भागों का निर्माण करता है। संवहनी कैम्बियम की अंगूठी का आकार लहरदार होता है, हालांकि द्वितीयक जाइलम से दबाव के कारण यह गोल हो जाता है। नेत्रश्लेष्मला ऊतक द्वारा उत्पादित संवहनी कैम्बियम भाग पहले मेरिस्टेम बन जाता है, और फिर केंद्र की ओर द्वितीयक जाइलम बनाता है। अंत में, द्वितीयक जाइलम, बाहरी धक्का के दबाव के कारण अंगूठी एक सर्कल में बनती है। जड़ के संवहनी कैम्बियम जड़ की क्रिया स्टेम के संवहनी कैम्बियम के समान है। द्वितीयक जाइलम आंतरिक रूप से बनते हैं, और द्वितीयक फ्लोएम बाहरी रूप से संवहनी कैम्बियम द्वारा। पेरिसाइकिल द्वारा गठित कैम्बियम का संवहनी हिस्सा पित्त गठन के लिए जिम्मेदार है। वे पैरेन्काइमा से बने होते हैं। पित्त की किरणों को प्राथमिक मज्जा किरणें कहा जाता है। कुछ पित्त या मेडुलरी किरणें संवहनी कैम्बियम से भी उत्पन्न होती हैं, जिन्हें द्वितीयक मज्जा किरणों के रूप में जाना जाता है। जड़ों की द्वितीयक संरचना में दो प्रकार की मज्जा किरणें होती हैं। दो प्रकार की मज्जा किरणों की उपस्थिति जड़ों की एक आवश्यक विशेषता है। तने में केवल द्वितीयक किरणें होती हैं। दोनों प्रकार की मज्जा किरणें एक रेडियल दिशा में पानी और भोजन का संचालन करती हैं। कॉर्क कैम्बियम रूट पेरिसाइकिल से विकसित होता है। कॉर्क परत बाहर की ओर बनती है,
और द्वितीयक कॉर्टेक्स कॉर्क कैम्बियम द्वारा अंदर से बनता है। Functions of secondary meristem, cambium. Wound healing. जब एक घाव एक स्टेम पर बनता है तो घाव की जीवित कोशिकाएं एक कैम्बियम परत के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं, जिसे घाव कैम्बियम के रूप में जाना जाता है, जिसे कैम्बियम प्रेरण के रूप में भी जाना जाता है। यह नवगठित कैम्बियम एक बाहरी कॉर्क का उत्पादन करता है जो घाव को पूरी तरह से कवर करता है। नतीजतन घाव जल्दी ठीक हो जाता है। घाव के किनारे के साथ एक संरचना होती है जो कैलस नामक पैरेन्काइमल कोशिकाओं के आउटग्रोथ की तरह दिखती है। Abscission. शाखाओं वाली एंजियोस्पर्मस प्रजातियों और अधिकांश टेरिडोफाइट्स की पत्तियां अपक्षयी या वनस्पति विनाश के बाद गिर जाती हैं। जिम्नोस्पर्म और वुडी डायकोट के पत्ते गर्भपात के माध्यम से मृत्यु से पहले गिर जाते हैं। मध्य प्लेट एब्सिसन परत में घुल जाती है, लेकिन एब्सिसन और प्राथमिक दीवारें आंशिक रूप से या पूरी तरह से भंग हो सकती हैं। पत्ती का निशान वह स्थान है जहां से पत्ती अलग हो जाती है। पत्ती के निशान के स्थान पर मौजूद जीवित कोशिकाएं कॉर्क कैम्बियम के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं, जिससे कॉर्क बाहर की ओर बनता है। आखिरकार पत्ती पौधे से अलग हो जाती है, जिसे एब्सिसन कहा जाता है। Anomalous secondary growth in stem. Anomalous/abnormal position of vascular cambium. आमतौर पर संवहनी कैम्बियम में एक गोल आकार होता है, लेकिन कुछ पौधों के तनों में मुड़ा होता है। फिर ये सिलवटें टूटकर एक दूसरे से बिखर जाती हैं। प्रत्येक तह एक पूर्ण संवहनी बंडल के गठन के लिए जिम्मेदार है। स्टेम पर कई संवहनी बंडल बनते हैं। उदाहरण के लिए थिनोविया, सर्जेनिया और बोहिनिया। Abnormal activity of vascular cambium. पैरेन्काइमा संवहनी कैम्बियम के अधिकतम भाग में बनता है। कुछ स्थानों पर केवल जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, जबकि सामान्य तौर पर जाइलम और फ्लोएम अधिकांश संवहनी कैम्बियम से बनते हैं, और मज्जा किरणें संवहनी कैम्बियम के कई हिस्सों से बनती हैं। उदाहरण एरिस्टोलोचिया, विटिस विनिफेरा, अंगूर। Sequential or successive ring of vascular cambium. कुछ पौधों में प्रत्येक वर्ष पिछली अंगूठी के बाहर संवहनी कैम्बियम की एक नई अंगूठी बनती है। साइकस, ग्नेटम, मिराबिलिस, बोएरहाविया, बोगनविलिया आदि के उदाहरण। External stellar vascular cambium. अमरंथेसी और चेनोपोडियासी परिवारों के पौधों में संवहनी कैम्बियम पेरिसाइकिल से बनता है। पेरिसाइकिल संवहनी कैम्बियम की एक पूर्ण अंगूठी बनाता है। इंटरक्सलरी कॉर्क। द्वितीयक जाइलम पैरेन्काइमा कुछ पेड़ प्रजातियों में मेरिस्टेम बन जाता है और कॉर्क कैम्बियम के रूप में कार्य करता है, अर्थात लकड़ी के आंतरिक पक्ष पर एक कॉर्क कैम्बियम बनता है। एक उदाहरण आर्टेमिसिया ट्राइडेंटाटा है। Cork cambium from epidermis. कॉर्क कैम्बियम पौधे के एपिडर्मिस से प्राप्त होता है। उदाहरण है सोलनम डुल्कामारा, क्वेरकस सुबर, ओक। वाणिज्यिक कॉर्क ओक से बनाया जाता है। Secondary growth in monocotyledons. संवहनी कैम्बियम कुछ पौधों जैसे ड्रैकेना, युक्का, लोमांद्रा, किंगिया, सैनसेविया, एगेव, एलो आर्बोरसेंस आदि में जमीन के ऊतकों के बाहरी क्षेत्रों से बनता है। संवहनी कैम्बियम के बाहरी हिस्से में
पैरेन्काइमा बनता है, लेकिन संवहनी बंडल संवहनी कैम्बियम के अंदर बनते हैं। कुछ पौधों में स्टेम परिधि को कैम्बियम के बिना बढ़ाया जाता है, जैसे पाम, मूसा, ट्यूलिप आदि। इन पौधों का एपिकल मेरिस्टेम एक विशेष प्रकार का होता है और इसे प्राथमिक मोटा मेरिस्टेम कहा जाता है। यह पौधे की लंबाई और परिधि, मोटाई दोनों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.